नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS PGT एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सैलरी, प्रमोशन, अलाउंसेस और जॉब प्रोफाइल के बारे में। साथ में 2026 में 8वां पे कमीशन लगने वाला है। जब आपका 8वां पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद सैलरी कितनी हो जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इस वीडियो में जो आपको सैलरी बताऊंगा 2025 के अनुसार रहेगी, यानी कि लेटेस्ट। सबसे पहले EMRS PGT का बेसिक कितना होता है, महंगाई भत्ता कितना मिलता है, HRA कितना मिलता है और अन्य कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, कर्मचारी के वेतन से NPS में कितना कटता है, यानी कि कितनी कटौती होती है NPS में, और सरकार कितना देती है NPS के लिए, यानी कि सरकार आपको NPS में जमा करने के लिए कितना वेतन अपनी तरफ से देती है, पहली सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि अगर आप आज की डेट में PGT टीचर बन जाते हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा, 8वां पे कमीशन 2026 में लगेगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से नया पे कमीशन लगने वाला है। तो जब नया पे कमीशन लग जाएगा तो उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। यात्रा भत्ता, आवास, मेडिकल सुविधा और अन्य सभी सुविधाओं के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा EMRS PGT की सैलरी को लेकर, तो अंत तक बने रहिए। अब देख लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल। जितने भी EMRS स्कूल हैं सभी रेजिडेंशियल होते हैं, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी के साथ चल रहे हैं, इसलिए इसमें टीचर्स को पढ़ाने के अलावा अन्य ड्यूटी भी करनी पड़ती हैं, जैसे हाउस मास्टर और अन्य प्रशासनिक कार्य भी देखने पड़ते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा है, इसमें आपको शांत वातावरण मिलेगा, बेहतर संसाधन मिलेंगे, रहने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी। जितने भी EMRS स्कूल हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत संचालित हैं केंद्र सरकार के द्वारा। अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT बनना चाहते हैं तो आपको लिखित एग्जाम देना होगा, टायर 1 और टायर 2, यानी कि 2 स्टेज का एग्जाम होता है, टायर 1 एंड टायर 2। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, KVS की तरह इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। अब देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। इसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 50% नंबर के साथ, 50% ओवरऑल भी होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में भी आपके 50% प्लस नंबर होने चाहिए। साथ में BEd भी होना चाहिए आपके पास, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ओवरऑल 50% नंबरों के साथ और BEd अनिवार्य है। आपकी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। PGT का कार्य क्या रहता है, 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाना। ठीक है, लेकिन ये रेजिडेंशियल स्कूल है, इसमें आपको अन्य प्रशासनिक कार्य भी देखने पड़ते हैं। इसका जो वेतन रहता है 4800 ग्रेड पे है और अन्य भत्ते मिलते हैं। अब देख लेते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर, यानी कि अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इसका बेसिक पे होता है 47,600, इसका मूल वेतन 47,600 होता है और ये बढ़कर 1,51,000 तक जाता है, 1,51,000 तक। यानी कि जब आप भर्ती होंगे शुरू में आपका बेसिक पे रहेगा 47,600 और ये बढ़कर जब आप रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे तो 1,51,000 हो जाएगा बेसिक। ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, 8 लेवल, यानी कि 8 लेवल की नौकरी है 4800 ग्रेड पे, और ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी। ये जो आपका मूल वेतन रहता है 47,600, इसमें अन्य भत्ते भी जोड़े जाते हैं, जैसे DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, NPS, सभी की एक एक करके हम बात कर लेंगे आगे। सबसे पहले DA कितना रहता है, यानी कि महंगाई भत्ता। देखिए, महंगाई भत्ता जो है आपका हर 6 महीने पे बढ़ता है, हर 6 महीने पे 2-3% की इसमें बढ़ोतरी करती है सरकार, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ठीक है, हर 6 महीने में सरकार इसमें बढ़ोतरी करती है। अभी जो DA चल रहा है 1 जुलाई 2025 के अनुसार 58% चल रहा है, यानी कि जो आपका बेसिक पे है 47,600, इसका 58% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो 47,600 का 58% जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 27,608। अब देख लेते हैं HRA कितना मिलता है। HRA आपको शहर के अनुसार मिलता है, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग रहती है। अगर X कैटेगरी का शहर है तो आपको 30% अलाउंसेस मिलेगा, 30% HRA मिलेगा, 14,280। अगर बाई कैटेगरी का है तो 20% मिलेगा, 9,520। अगर Z श्रेणी का है, Z कैटेगरी, तो 10% HRA मिलता है, 4,760। जितने भी EMRS स्कूल बने हैं सभी की नई बिल्डिंग है, अच्छी इसमें रहने की व्यवस्था है, बच्चों के लिए भी, साथ में टीचर्स के लिए भी। स्कूल भी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आवास मिलेगा, HRA नहीं मिलता है, रेजिडेंशियल स्कूल है। अगर आप कोई रेयर कंडीशन रहती है, आप बाहर रहना चाहते हैं, कोई समस्या दिखाते हैं, तब आपको अगर प्रिंसिपल बाहर रहने के लिए अलाउ करते हैं तो आपको HRA मिलेगा, आप बाहर रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन रहेगी आपकी। अब देख लेते हैं यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता आपको 1,800 रुपये मिलेगा, 1,800 रुपये। ठीक है, यानी कि TA आपको कितना हो गया, 1,800 रुपये। ये जो 1,800 रुपये है यात्रा भत्ता, इस पर आपको DA मिलता है। जितनी भी DA की दर चल रही होगी उसी दर से आपको DA मिलेगा यात्रा भत्ते पर। तो अभी DA चल रहा है 58%, तो 1,800 का 58% निकालेंगे तो 1,044 आपका DA बन जाएगा।
यानी कि यात्रा भत्ते पर डीए कितना हो जाएगा 1044। तो यात्रा भत्ता कुल मिलाकर आपको कितना मिल जाएगा 1800 रुपये ये और 1044 ये टीजीटी के लिए भी सेम रहता है और ये पीजीटी के लिए भी इतना ही है। ठीक है, 1800 रुपये टीजीटी के लिए, 1800 रुपये पीजीटी के लिए। अब देखिए इसमें एक अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस। जितने भी एमआरएस स्कूल हैं सभी दूर दराज के इलाकों में हैं, इसलिए इसमें विशेष भत्ता मिलता है, स्पेशल पे, जो आपका बेसिक का 10% रहता है। बेसिक का 10%, आपका बेसिक है 47,600, तो इसका 10% हो जाएगा 4760, 4760। अब देखिए हाउस मास्टर अलाउंस यानी कि HM अलाउंस, देखिए ये सभी को नहीं मिलता है। अगर आप हाउस मास्टर बनते हैं तो आपको 1200 रुपये अलाउंसेस मिलेगा अलग से। ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो आपको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर आप हाउस मास्टर हैं तो आपको 1200 रुपये मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब देखिए कर्मचारी के वेतन से एनपीएस कितना कटता है। बेसिक प्लस डीए का 10% आपके वेतन से कटेगा एनपीएस में। एनपीएस में 10% आपके वेतन से कटता है और 14% सरकार जमा करती है। यानी कि सरकारी योगदान जो रहेगा आपका बेसिक प्लस डीए का 14%। एनपीएस में कुल योगदान रहता है बेसिक प्लस डीए का 24%। 10% कर्मचारी के वेतन से कटता है और 14% सरकार देती है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर आप आज की डेट में पीजीटी टीचर बन जाते हैं ईएमआरएस में तो आपको कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहले इसका बेसिक यानी कि मूल वेतन है आपका 47,600। ठीक है, डीए अभी चल रहा है 58%। ठीक है, 58% डीए है 27,608। इसका 47,600 का 58% निकालेंगे 27,608। इस पर यात्रा भत्ता मिलेगा आपको 1800 रुपये। 1800 रुपये आपको टीए मिलेगा और इस टीए पे डीए मिलता है 58%। ठीक है, जितनी ये डीए की दर चली होगी उसी दर से यहाँ पे आपको टीए पर डीए मिलेगा। तो 1800 का 58% 1044 टीए पर डीए हो गया यानी कि। ठीक है, स्पेशल भत्ता यानी कि जितना भी आपका बेसिक पे रहता है उसका 10% आपको स्पेशल पेमेंट मिलेगा यानी कि विशेष भत्ता मिलेगा। तो 4760 आपका विशेष भत्ता हो गया। अगर आप हाउस मास्टर बनते हैं तो 1200 रुपये हाउस मास्टर अलाउंस मिलेगा और एनपीएस के लिए 14% सरकार देती है। बेसिक प्लस डीए का 14% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,529। इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 94,541। 94,541 में से आपका एनपीएस करता है। देखिए ये जो सरकार ने आपको दिया है 14%, ये तो सीधा सीधा कट जाता है और सरकार आपके 10% और काटती है। बेसिक प्लस डीए का 10% काटेगी तो ये हो जाएगा 7,521। ठीक है, 10,000 ये कटेंगे, 10,529, 7,521 ये कटेंगे और 100 रुपये अन्य कटौती होती है। तो ग्रॉस पेमेंट से ये सभी कटौतियाँ हटा देंगे तो आपका नेट पेमेंट बन जाएगा 76,391। 76,391। अगर आप आज की डेट में ईएमआरएस में पीजीटी टीचर बनते हैं तो आपको वेतन मिलेगा 76,391। 76,391 पहला वेतन बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए 8वां पे कमीशन लगने वाला है 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, तो जब आपका 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका वेतन कितना हो जाएगा देख लेते हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर रहता है। जब भी सरकार नया पे कमीशन लगाती है उसमें एक फिटमेंट फैक्टर लाती है। ठीक है, तो अभी जो ज़्यादा बात चल रही है मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की, तो वो चल रही है 1.90। 1.90 अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर करती है तो आपका बेसिक हो जाएगा जो 47,600 है वो बढ़कर हो जाएगा बेसिक हो जाए 90,440। 90,440 आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो बेसिक है 47,600। 47,600 बेसिक है, इस पर 58% अभी डीए चल रहा है। ठीक है, अगर इसको 100% सैलरी मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100 इसको 100 मान लेते हैं और प्लस ये 58% हो गया 58%। तो इसको 1 कर देते हैं, 100 को 1 कर देते हैं और इसको 58% को 0.58 कर देते हैं तो अभी का फिटमेंट फैक्टर निकल आएगा। अभी का फिटमेंट फैक्टर कितना चल रहा है 1.58। 1.58। ठीक है, और सरकार इसको कितना करना चाह रही है मिनिमम इतना तो बढ़ाएगी 1.90। ठीक है, 1.90। अगर ये 1.58 से 1.90 होगा तो इसमें 0.32 बढ़ेगा यानी कि 32% आपका बेसिक पेमेंट बढ़ जाएगा। जब भी नया पे कमीशन लगता है नया फिटमेंट फैक्टर आता है तो आपका बेसिक पेमेंट बढ़ जाता है और जो डीए होता है वो मर्ज होता है आपके बेसिक पेमेंट में। ठीक है, तो आपका जो बेसिक पेमेंट हो जाएगा 90,440। 90,440 हो जाएगा और यहाँ पे जो डीए था, डीए जो आ रहा था 27,000 करीब, ये हो जाएगा 0 यानी कि 47,600 में डीए मर्ज कर दिया है हमने। ठीक है, और थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया 32% का। तो बेसिक पेमेंट हो जाएगा आपका 90,440। आपको पता है डीए हर 6 महीने पे बढ़ता है। जैसे ही 6 महीने बाद, जैसे 1 जनवरी 2026 को नया फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा, नया पे कमीशन आ जाएगा, उसके बाद जो 1 जुलाई आएगी, 1 जुलाई 2026 आएगी,
जो भी आपका डीए बढ़ाएगी सरकार 1%, 2%, 3% जितना भी बढ़ाएगी, तो अब जो कैलकुलेट होगा आपका डीए किस पे होगा, बेसिक पर। मान लो 1 जुलाई 2026 को सरकार ने 1% डीए बढ़ाया, तो ये हो जाएगा आपका 904 रुपये, 904 रुपये, ठीक है। लेकिन सरकार 2, 3, 4% तक बढ़ाती है इसको। बेसिक बढ़ने से आपका काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि सारे भत्ते बेसिक पर ही कैलकुलेट होते हैं। अगर आपका बेसिक जो पहले वाला रहता 47,600, अगर इसका 1% सरकार बढ़ाती मान लो, तो ये आपका होता केवल और केवल 476 रुपये, ठीक है। लेकिन नया फिटमेंट फैक्टर लग गया, नया पे कमीशन आ गया, अगर सरकार ने 1% बढ़ाया तो ये आपका लगभग दुगना हो रहा है, ठीक है, लगभग दुगना हो रहा है डीए। तो अगर सरकार 1% बढ़ाएगी तो ये मान के चलिए आपका 2% बढ़ रहा है पहले का, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, डीए 0 हो जाएगा। यात्रा भत्ता आपका 1800 रुपये था, 1800 रुपये, ठीक है, और ये इसमें मर्ज हो जाएगा। जो आपका डीए था, डीए आपका 58% था, इसमें मर्ज कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 3420 रुपये, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा आपका डीए ऑन टीए आपको हो जाएगा 0, ठीक है, ये इसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल पेमेंट 9044, यानी कि 10%, बेसिक का 10% आपको विशेष भत्ता मिलेगा 9044। हाउस मास्टर अलाउंस 1200 रुपये, ठीक है, और एनपीएस में 14% बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक ही बेसिक है, डीए तो है नहीं अभी 1 जनवरी 2026 को, तो इसका हो जाएगा एनपीएस में 14%, 12,662 रुपये। देखिए ये जितने भी भत्ते हैं, यात्रा भत्ता, स्पेशल भत्ता या फिर हाउस मास्टर भत्ता, ये सभी मैं पुराने ही बता रहा हूँ आपको, जितने पुराने चल रहे हैं इनमें भी निश्चित ही वृद्धि होगी। जितने भी भत्ते रहते हैं नया पे कमीशन आने पर इनमें सभी में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कितना बढ़ेंगे, इसलिए मैं पुराने मान के आपका वेतन बता देता हूँ, ग्रॉस पेमेंट, ठीक है। जो मैं पेमेंट बताऊँगा उससे आपका ज़्यादा ही निकलेगा पेमेंट। एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा आपको कि नया पे कमीशन आने पर कितना पेमेंट बढ़ जाएगा आपका। जब इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 1,16,766, 1,16,766 आपका ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा। इसमें से एनपीएस की कटौती घटा देंगे, ठीक है, 14% और 10%, साथ में 100 रुपये ये भी घटा देंगे, तो आपका नेट पेमेंट आएगा 94,960 रुपये, 94,960 रुपये आपका नेट पेमेंट बन जाएगा नया पे कमीशन लगने के बाद, ठीक है। पहले कितना था 76,391, 76,391 से बढ़ के हो जाएगा ये आपका 94,960। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही रहेगा आपका फिटमेंट फैक्टर। कुछ जानकार लोग तो इसको 2.86 तक बता रहे हैं कि ये 2.86 तक बढ़ सकता है, ठीक है, और मैंने तो आपको 1.90 ही बताया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये 2.86 करेंगे, ठीक है, ज़्यादा चांस तो ये मिनिमम से मिनिमम करने की ही सोचेंगे। अगर 1.90 किया तो आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा 90,444। अगर 2 कर दिया फिटमेंट फैक्टर तो आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा 95,200। अगर 2.5 कर दिया तो 1,19,000, और 2.86 अगर 2.86 कर दिया तो 1,36,136 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये निश्चित नहीं है कितना बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, कितना रहेगा नए पे कमीशन में, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने जो आपको सैलरी बताई है ये मिनिमम के अनुसार बताई है, इससे तो कम नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेडिकल की क्या सुविधा रहती है। मेडिकल जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं इसमें आपका एक कार्ड बनता है CGHS कार्ड बनता है। इस कार्ड को दिखा के आप जितने भी पैनल में हॉस्पिटल रहते हैं उसमें आप अपना इलाज करा सकते हैं। कुछ में कैशलेस की सुविधा रहती है, कुछ में आप अपना पेमेंट करके इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो आप पेमेंट करेंगे उसके सारे बिल वगैरह अपने स्कूल में जाकर लगा देंगे तो आपका सारा का सारा पैसा मिल जाता है, आपके खाते में आ जाता है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। फाइल पास हो जाती है आपकी मेडिकल की, जिसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति कहते हैं। तो आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में जितना भी आपका पैसा खर्च होगा सभी मिल जाएगा। इतनी बात समझ होंगे आप। अब देखिए प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ क्या है इसमें। पीजीटी का पहला प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल पर रहता है, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं आप, उसके बाद प्रिंसिपल बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रमोशन की बात हो गई। अब देखिए सैलरी कितनी बढ़ती है, हर साल कितनी सैलरी बढ़ जाती है। आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में, ठीक है, 1 जुलाई, ठीक है। तो कितनी बार आपका पेमेंट बढ़ जाएगा, ये भी आपका डीए बढ़ता है तब भी आपकी सैलरी बढ़ती है, तो आपका डीए बढ़ेगा 2 बार, जनवरी और जुलाई में, ठीक है। हर साल बेसिक पेमेंट बढ़ता है, यानी कि जो आपका 47,600 है, 47,600 अभी बेसिक है, इसमें लगभग 3% की बढ़ोतरी हर साल होती है, ठीक है। डीए के अलावा हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है लगभग, ठीक है। ये आपकी जनवरी में भी हो सकती है, जनवरी या फिर जुलाई, ठीक है। ये एक बार होगी जनवरी या जुलाई में। अब देखिए आपका जो पेमेंट है, जो मैंने अभी इंक्रीमेंट बताया लगभग 3%, ये हर साल बढ़ता है। देखिए आपका जो लेवल है 8 लेवल की नौकरी, आपका बेसिक है 47,600, 47,600 पे आपका पहला रहेगा, पहली साल आपको सैलरी मिलेगी 47,600।
ठीक है। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो ये पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा आपका, पहला इंक्रीमेंट, तो आपका बेसिक हो जाएगा 49,000, ठीक है। 49,000 बेसिक हो जाएगा। जैसे ही तीसरा साल आएगा, जैसे ही तीसरा साल आएगा तो बेसिक हो जाएगा 50,500, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ता रहता है, हर साल एक बार बढ़ता है, जनवरी या जुलाई में। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं किस तरीके से आपका इंक्रीमेंट लगते हैं। तो ये जो रहता है 47,600 से 49,000, ये लगभग 3% रहता है, ठीक है। हर वर्ष 3% लगभग बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें। धन्यवाद।